हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे और चैप्टर 4 है हमारा एयर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर पता हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके मन में एराइज होंगे, साथ ही साथ आपका सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है जो इस चैप्टर में दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर एयर। कह रहा है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा पृथ्वी जो है वह ह्यूज ब्लैंकेट मीन्स एक विशाल कंबल नुमा स्ट्रक्चर से ढका हुआ है। किस चीज़ का कंबल? तो एयर का कंबल मीन्स एयर के एक परत से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अगर हम देखें कि ये हमारा अर्थ है तो इसके चारों तरफ ये परत जो है हवा का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर बना क्या चीज़ से है? तो ये एटमॉस्फेयर बना है एयर से। और एयर क्या चीज़ से बना है? तो एयर बना है मिक्सचर ऑफ गैसेस से। अब क्या क्या मिक्सचर है, क्या क्या मिश्रण है हवा में, वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले कह रहा है कि ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। मीन्स अपन जो भी जीवित प्राणी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वह एटमॉस्फेयर पर निर्भर हैं अपने सर्वाइवल के लिए, माने अपने ज़िंदा रहने के लिए। सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहना। तो आगे कह रहा है कि क्या ऐसा है एटमॉस्फेयर में कि यह हमको सर्वाइवल में मदद करता है? तो इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ। यह एटमॉस्फेयर जो है हमें वह हवा देता है जिसे हम सांस में के दौरान लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज। और यह हमें बचाता भी है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, सनरेज के हानिकारक प्रभाव से। अब सन के रे के साथ बहुत सारा पॉजिटिव रेज आता है तो कुछ निगेटिव रेज भी आता है, जिसको हम लोग यूवी रेज बोलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यूवी रेज क्या है? अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। अब इससे कौन बचाता है? तो एयर बचाता है। एयर में एक खास प्रकार का परत है जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। यह ओजोन यूवी रेज को वापस भेज देता है। तो इस प्रकार से यह हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज से भी बचाता है। अब ओजोन क्या है इसको हम आगे अच्छा से समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, बिना ये जो हवा के परत के प्रोटेक्शन के, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। दिन के दौरान हम लोग सैंडविच की तरफ पक जाएंगे अगर यह एटमॉस्फेयर का परत हमारे चारों तरफ ना हो। वहीं रात इतनी ठंड होगी कि हम लोग अकड़ जाएंगे बर्फ़ की तरह और हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे पृथ्वी पे। इसलिए इस एटमॉस्फेयर का होना काफ़ी ज़रूरी है। आगे कह रहा है सो इट इज़ द मास ऑफ एयर, इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। इसलिए कह रहा है कि एटमॉस्फेयर का यह जो मास है, एयर का जो यह मास है, यह पृथ्वी को लिवेबल बना पाया है। डैट मीन्स हम कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि यह जो एटमॉस्फेयर है यह रेगुलेटर का काम करता है। किस चीज़ के रेगुलेटर का? तो टेम्परेचर के रेगुलेटर का। यह टेम्परेचर को रेगुलेट करता है पृथ्वी पे, ताकि हम लोग इस पर सर्वाइव कर पाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं होगा। आगे अब जो दूसरा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बनावट को हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या मिश्रण है। तो कह रहा है डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जो हवा तुम लेते हो रेस्पिरेशन के दौरान वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो टू ऐसे गैस हैं जो बल्क क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बल्क क्वांटिटी दैट मीन्स मेजॉरिटी पार्ट जो है एयर का वो क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, मैक्सिमम क्वांटिटी। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हीलियम भी है, ओजोन भी है, आर्गन भी है, हाइड्रोजन भी है। ये सारे जो हैं लेसर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मीन्स कम मात्रा में पाया जाता है। अब केवल इतना ही कुछ नहीं है, इसके अलावा भी टीनी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन एयर में मौजूद होते हैं। अब बगल में एक पाई चार्ट दिया गया है। इस पाई चार्ट को आप देखिए। इस पाई चार्ट में बताया गया है कि डिफरेंट एयर जो है किस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा क्वांटिटी किसका है? सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन का 78%। सेकेंड नंबर पे आप ऑक्सीजन को रखेंगे। थर्ड नंबर पे आप आर्गन को रखेंगे। फोर्थ नंबर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे। इसके बाद ही किसी को रखेंगे। तो ये क्रोनोलॉजी में दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी। आगे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में विशेष बताया गया है कि नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मौजूद रहने वाला गैस है एयर में। व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय कुछ नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में जाता है, लेकिन हम लोग उसको वापस एक्सपेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है हमें। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट टेक। अब कह रहा है प्लांट जो है ना डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एयर से। प्लांट्स जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं एयर से। तो किस फॉर्म में लेंगे और कैसे लेंगे? तो बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया, जिसका एक नाम आप जान जाइए, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, है ना, रूट्स ऑफ सम प्लांट। सम प्लांट में हम लोग सम किसको बोलेंगे? लेग्यूमिनस प्लांट, जो दलहन के पौधे होते हैं।
उन दलहन के पौधों के जड़ों में यह राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को, जो हवा के फॉर्म में है, गैसियस एयर को लेता है और उसको उसके फॉर्म को चेंज कर देता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदल देता है। नाइट्रोजन को जो गैसियस स्टेज में है उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, तो ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और जब यह कन्वर्ट कर देता है उसके बाद प्लांट ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, किसको, नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और प्लांट उसका यूज कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो गैसियस नाइट्रोजन का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सके। तो इस गैसियस स्टेट को बदलने का काम कौन करता है, तो सर्टेन बैक्टीरिया करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नाम याद रख सकते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। इस प्रकार से प्लांट जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। वहीं अब ऑक्सीजन की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन जो है सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर है, मतलब दूसरा वैसा गैस है जो सेकेंड मेजॉरिटी क्वांटिटी में है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीद। ह्यूमन्स और एनिमल जो है ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, क्योंकि वो सांस के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान। अब ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो ग्रीन प्लांट इसको प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन का क्वांटिटी जो है मेंटेन रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर हम लोग पेड़ को काटते हैं तो इससे इसका जो क्वांटिटी है, इसका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट पेड़ काटिएगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा और ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक दूसरा महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू मेक देयर फूड, है ना। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए, और इस दौरान वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो आप लोग फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में CO2 प्लांट लेता है, और उसके अलावा वाटर भी लेता है, अदर चीज़ भी लेता है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सनलाइट के मौजूदगी में वह क्या करता है, इस CO2 को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। तो CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज क्या कर रहा है, तो O2 रिलीज कर रहा है। तो इस प्रकार से CO2 और O2 दोनों बैलेंस हो रहा है एटमॉस्फेयर में। वही आगे के लाइन में कह रहा है कि ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल क्या रिलीज करते हैं, हम आप जानवर क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान। वहीं यह CO2 को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, प्लांट कर ले रहा है। बदले में प्लांट क्या छोड़ रहा है, तो O2 छोड़ रहा है। तो आप ये साइकिल समझ रहे हैं ना, एनिमल्स है, एनिमल्स या ह्यूमंस, है ना, ये रिलीज क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं CO2। इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, प्लांट। और प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, प्लांट रिलीज कर रहा है O2। इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एनिमल कर रहा है। तो ये साइकिल हुआ ना, ये साइकिल चल रहा है, ये साइकिल चल रहा है। तो प्लांट और एनिमल के बीच में ये साइकिल चलता रहता है, और इससे क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट जो है CO2 और O2 का मेंटेन रह रहा है, और एक परफेक्ट बैलेंस बनता है हमारे एटमॉस्फेयर में। कह रहा है हाउ एवर द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोयल एंड ऑयल। लेकिन यह बैलेंस डिसरप्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, क्या चीज़ के कारण, तो बर्निंग के कारण। किस चीज़ के बर्निंग के कारण, तो फ्यूल्स के। कौन से फ्यूल, कोयल, ऑयल, ये सब जो फ्यूल्स हैं, ये जब जलते हैं तो CO2 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है। कह रहा है ये जो है ना ऐड करते हैं बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने के कारण बिलियन ऑफ टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर एक साल, ईच ईयर जो है ना ऐड हो रहा है, जिसके कारण यह साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। एज ए रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ CO2 इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। इसके कारण CO2 के बढ़ जाने के कारण जो वेदर और क्लाइमेट है पृथ्वी का वो प्रभावित हो रहा है। इसी के कारण आप देख रहे हैं अनसर्टेन फ्लड आ जा रहा है, बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रहा है, ड्राउट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, स्नो मेल्ट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रभाव इसी के कारण हो रहा है। अब इसको हम डिटेल में एक बॉक्स में दिया है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है CO2 से रिलेटेड। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। मीन्स CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि CO2 के पास एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कि यह सोलर हीट को ट्रैप कर सकता है, इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। कौन सा गैस, CO2, केवल CO2। तो CO2 को इसलिए ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ट्रैप कर सकता है हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। मीन्स सूरज से किरण आया, पृथ्वी को गर्म किया, पृथ्वी से जब हीट रिलीज हुआ तो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेने का काम कौन करता है, CO2 करता है। विदाउट इट, अगर CO2 पृथ्वी पर ना हो, विदाउट इट मतलब CO2, विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड और टू लिव इन। अगर CO2 ना हो पृथ्वी पर तो पृथ्वी इतना ठंड हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि इस पर हम लोग रह नहीं सकेंगे। लेकिन हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन कह रहा है कि जब इसका लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है,
However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. कह रहा है लेकिन जब इसका मात्रा बढ़ जाता है पृथ्वी पे, किसका मात्रा, CO2 का मात्रा पृथ्वी पर जब बढ़ जाएगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसके कारण क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और जब पृथ्वी के टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी गर्मी बढ़ जाता है। अब सपोज करिए, समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी पर CO2 कितना है, 20 यूनिट है, CO2 10 यूनिट मान लेते हैं, 10 यूनिट CO2 है। अब आपको यह समझ लेना है कि हर एक यूनिट CO2 जो है 1 यूनिट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हर एक यूनिट CO2 कितना यूनिट हीट एब्जॉर्ब करेगा, 1 यूनिट। तो कितना अभी पृथ्वी पर हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट होगा, अगर हर एक यूनिट CO2 कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 1 यूनिट, तो टोटल हीट कितना होगा पृथ्वी पर, 10 यूनिट। लेकिन मान लीजिए किसी कारण, बस फैक्ट्री के कारण, कार के कारण, फॉसिल फ्यूल के जलने के कारण, वृक्षों की कटाई के कारण अगर CO2 का मात्रा बढ़ के 20 यूनिट हो जा रहा है, CO2 का मात्रा कितना हो जा रहा है, 20 यूनिट, तो अब हीट कितना एब्जॉर्ब होने लगेगा पृथ्वी पर, तो 20 यूनिट हीट एब्जॉर्ब होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं ना कितना टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये एक उदाहरण था एग्जाम्पल के लिए, तो समझने के लिए कि किस प्रकार से CO2 के बढ़ जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग आ जा रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग आ गया तो इसका तो कुछ प्रभाव होगा। अब क्या प्रभाव होगा इसको हम लोग समझते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर, क्या इम्पैक्ट है, तो दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, मतलब स्नो को पिघलना शुरू हो जाता है। स्नो क्यों, क्योंकि हीट बढ़ गया है, हीट बढ़ जाएगा तो बर्फ़ जो है वो पिघलेगा। एज ए रिजल्ट सी लेवल राइजेज, जब बर्फ़ ज़्यादा पिघल जाएगा अंटार्कटिका का, हिमालय का, तो क्या होगा, ये सब बर्फ़ पिघल के पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा। इसके कारण कोस्टल एरिया जो है वो डेंजर में आ जाएंगे, बाढ़ आने का संभावना होगा। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कह रहा है इसका ड्रास्टिक प्रभाव क्या होगा कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं पृथ्वी पर से, पौधे हैं, वो गायब होने लगेंगे, एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाएंगे, गायब होने के कगार पे आ जाएंगे। तो ये तो था CO2 के बढ़ने का प्रभाव। अब आप समझे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अब यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसमें बता रहा है कि व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड्स। अब कह रहा है जब आप हवा को गर्म करते हैं तो हवा भी तो मॉलिक्यूल से बना है, जब आप इसको गर्म करिएगा तो इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, बिखरेगा, फैलेगा, दूर दूर हो जाएगा, छिटकेगा, और यह हल्का हो जाएगा। जब आप हवा को गर्म करेंगे तो इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। गर्म करने पर कोई भी चीज़ फैलता है, जिस प्रकार लोहा को गर्म करते हैं तो फैलता है, इसी के कारण रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो जब आप हवा को गर्म करते हैं उसका भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बिखरेगा, फैलेगा, इस प्रकार से फैलेगा। जब फैलेगा तो ये दबाव कम बना पाएगा, मतलब ये हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो गर्म हवा हल्का होता है, क्यों हल्का होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स बिखर जाता है, फैल जाता है। फैल जाता है तो ये कम दबाव बना पाता है, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊपर की ओर। तो वार्म एयर या हीट एयर, हॉट एयर कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। वहीं जो कोल्ड एयर होता है, कोल्ड एयर वो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, नज़दीक आता है। तो नज़दीक आने के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा दबाव बनाता है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, और ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो कोल्ड एयर जो होता है वो नीचे की ओर आता है। वहीं जो हीट एयर, हॉट एयर है या वार्म एयर है, वो वार्म एयर कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। क्यों ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि वार्म एयर जो है वो हल्का होता है, और कोल्ड एयर जो होता है वो भारी होता है। भारी क्यों होता है, क्योंकि कोल्ड एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपस में चिपका हुआ होता है। वहीं हॉट एयर जो है उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो फैला हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड्स, बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। जब हवा को आप गर्म करते हैं तो वो फैलता है, हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर जाता है। वहीं कोल्ड एयर इज डेंसर, कोल्ड एयर घना होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं और हैवी होता है, भारी होता है। दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, यह नीचे आता है। व्हेन हॉट एयर राइजेज कोल्ड एयर इज फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रसेस देयर टू फिल इन द गैप। दिस इज हाउ द एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। अब मतलब कह रहा है कि जब आप किसी भी क्षेत्र के हवा को गर्म करते हैं, या किसी भी क्षेत्र का हवा गर्म होता है, तो गर्म हवा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। गर्म हवा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। गर्म हवा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो नीचे एक स्पेस क्रिएट होगा। इस स्पेस को भरने के लिए कहीं दूर से ठंडा हवा यहाँ आने लगता है, ठंडा हवा इधर की ओर आएगा। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया जो है, नॉर्दर्न इंडिया हमारा, नॉर्थ का इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, गर्मी के दिन में, समर डेज में, समर सीजन में क्या होता है कि काफ़ी गर्मी पड़ती है। अब काफ़ी गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर का जो हवा है, पृथ्वी के सतह के ऊपर का जो हवा है वो क्या होगा, सूरज, सन के रे के पड़ने के कारण गर्म होने लगता है। क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो ये हवा ऊपर जाने लगेगा। क्यों, गर्म हवा हल्का होता है और ये ऊपर की ओर जाता है।
अब ठीक इसके अगल बगल से हवा क्या होगा, इसको भरने के लिए तेज़ गति से यहाँ आएगा, इसलिए गर्मी के दिनों में आपको आंधी ज़्यादा देखने को मिलता है समर सीजन में नॉर्दर्न इंडिया में। तो आप क्या देखेंगे कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आपको हाई प्रेशर बेल्ट होगा, हाई हवा ठंड होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, वो नीचे होगा। वहीं जब आप गर्म क्षेत्रों को देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हवा गर्म होगा, हल्का होगा, इसलिए वो ऊपर जाएगा। तो इसी प्रकार से ना हवा का सर्कुलेशन हो पाता है। तो एयर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। विभिन्न गैसेस के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एयर। लेकिन जब इसी एयर में आप मोशन ऐड कर देते हैं, इसी एयर में जब आप मोशन ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, विंड बन जाता है। क्या बन जाता है, विंड। विंड मीन्स मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो घूमता हुआ हवा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड। लेकिन यही घूमता हुआ हवा जब स्ट्रांगली मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म, जब तेज़ गति से हवा जब घूमता है उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं, आंधी। वहीं जेंटली ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। तो ये हवा में, विंड, एयर में, विंड में, ब्रीज में, स्टॉर्म में एक बारीकी सा अंतर है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि एयर का सर्कुलेशन क्यों होता है, एयर क्यों ब्लो करता है, क्यों बहता है, एयर विंड कैसे बन जाता है, जब उसमें मोशन आता है। और ये मोशन कैसे आ पाता है, यही हवा के गर्म और ठंड होने के कारण, हवा के गर्म और ठंड होने के कारण। आगे हम लोग प्रेशर बेल्ट समझेंगे और अच्छे में। कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पढ़ाया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा का जो परत है चारों तरफ से, उसका ढांचा हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट लेयर हैं एटमॉस्फेयर के। और कितने हैं, तो 5 हैं। पूरे लेयर को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला हो गया, फिर स्ट्रेटो आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, लास्ट जो है एक्सोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में कर रहा है, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे महत्वपूर्ण है। इसका एवरेज हाइट क्या है, 13 किलोमीटर। दी एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, जो हवा हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, वो यहीं एग्जिस्ट करता है। जितने भी वेदर फिनोमिनन है, जैसे रेनफॉल होना, फॉग लगना, हेल स्टॉर्म होना, ये सारे इसी लेयर में होते हैं। किस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यही ध्यान में रखना है कि ये 30 किलोमीटर तक एवरेज इसका हाइट है। और जो भी वेदर चेंजेज होते हैं, वेदर फिनोमिनन होते हैं, वो सब कहाँ होता है, वो सब स्ट्रेटोस्फीयर में। तो वर्षा होना, ये सब कुछ होना बस स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है। मीन्स उसके ऊपर आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, बारिश वगैरह। आगे क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर कह रहा है ये ट्रोपोस्फीयर से ठीक ऊपर है, मतलब हम लोग जहाँ पे हैं वो क्या है, ट्रोपोस्फीयर है। हम लोग से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर जो क्या कह रहा है कि लाई करता है एबव ट्रोपोस्फीयर। और कहाँ तक फैला हुआ है, अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कह रहा है दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन। कह रहा है यह लेयर जो है लगभग फ्री है, क्या चीज़ से, क्लाउड से। और जो भी वेदर में चेंज देखने को मिलता है वहाँ नहीं देखने को मिलता है, कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में। कह रहा है मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, इसलिए कोई भी वेदर चेंजेज वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो एरोप्लेन के फ्लाई करने के लिए काफ़ी सूटेबल है। वन इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स वहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई करता है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है, आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन बेसिकली है क्या, तो ओजोन ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। ओजोन ऑक्सीजन से बना हुआ है, कितना ऑक्सीजन से, तो O3। इसका फार्मूला क्या है, O3 है। मतलब जो एटमॉस्फेयर में O2 होता है ऑक्सीजन, उसमें जब एक O ऐड होता है तो क्या बन जाता है, O3 बन जाता है। तो यही ओजोन है जो हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और यह ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। वन इम्पॉर्टेंट कह रहा है वी जस्ट हैव लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, और किस प्रकार से हम लोग को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज से ये बचाता है, ये तो हम जानते ही हैं। आगे कह रहा है तीसरा जो लेयर है इंपॉर्टेंट, वो है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या कह रहा है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और यह किसके ऊपर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर में होगा। और कहाँ तक फैला हुआ है, तो अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। एम से मेसोस्फीयर होता है, एम से मेट्रोइड्स, जो भी अंतरिक्ष से कुछ आते हैं वो मेटेओराइट्स वगैरह, ये सब यहाँ पे बर्न हो जाते हैं इस लेयर में। किस लेयर में, मेट्रोइड्स, मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि मेट्रोइड्स कहाँ पे बर्न होते हैं, किस लेयर में, तो मेसोस्फीयर में। इसके बाद है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इस इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा थर्मोस्फीयर में। और आयोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द लेयर। आयोनोस्फीयर जो है इसी लेयर का एक पार्ट है। इस लेयर का बेसिकली 2 पार्ट है थर्मोस्फीयर का, एक आयोनोस्फीयर और एक एक्सोस्फीयर। आयोनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। और दूसरा क्या है, एक्सोस्फीयर।
एग्जोस्फीयर जो है यह सबसे लास्ट है, आयोनोस्फीयर अंदरूनी भाग है थर्मोस्फीयर का। अब आगे कह रहा है आयोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड्स बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। आयोनोस्फीयर जो है 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। यह आयोनोस्फीयर हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में, जो भी वेव होता है कम्युनिकेशन वगैरह का, वो हम लोग किसके मदद से करते हैं, आयोनोस्फीयर की मदद से करते हैं। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, और इसी लेयर की मदद से रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी पर भेजा जाता है। मीन्स कम्युनिकेशन में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। आगे का रहा है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है सबसे अपर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, जिसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। कह रहा है इसमें नगण्य मात्रा में गैसेस हैं, बहुत कम मात्रा में, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन फ्लोट करता रहता है इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, अंतरिक्ष में चला जाता है कभी कभार कुछ मात्रा। कहाँ से, तो इसी एक्सोस्फीयर से। मीन्स एक्सोस्फीयर इज द लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये तो था हमारा डिफरेंट लेयर एटमॉस्फेयर का। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार ये ट्रोपोस्फीयर से शुरू हुआ है। ट्रोपोस्फीयर से शुरू हुआ है, यहाँ पर पूरा वेदर फिनोमेनन इसी के नीचे देखने को हमको मिलता है, रेन वगैरह। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मिलता है, यही ओजोन लेयर अल्ट्रावायोलेट रेज को वापस टकरा करके भेज देता है, प्लेन वगैरह इसी में लेयर में फ्लाई करता है। इसके बाद तीसरा लेयर क्या आता है, तो तीसरा लेयर हम लोग देखें मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर में क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये मेट्रोइड्स आ रहा है, मेट्रोइड्स बर्न कर जा रहा है, तो ये हमारे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने का काम ये भी कर रहा है। उसके बाद क्या आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में आप जानते हैं ना कि दो लेयर होते हैं, जो इंटरनल है थर्मोस्फीयर है उसको हम लोग आयोनोस्फीयर कहते हैं। और आयोनोस्फीयर का काम क्या है, ये हमको मेट्रोइड्स वगैरह से ये कम्युनिकेशन में मदद करता है। उसके बाद सबसे बाहरी जो लेयर है उसका नाम क्या है, एक्सोस्फीयर। इसके बाद क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ये स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सोस्फीयर तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वेदर और क्लाइमेट और रेस्ट पोर्शन जो है इस चैप्टर का, उसको डील करेंगे। तो थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट के लिए मैसेज कीजिए। थैंक यू।